बाबा साहब के आर्थिक कार्यों पर एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर सेन थे, नोबेल प्राइज विजेता। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हमारे गुरु थे। सत्य में एक बहुत इनकन्वीनियंट आदत है, वो निकलता है 70 साल बाद, 100 साल बाद आप उसे दबा नहीं सकते। इसी से हम समझ सकते हैं उनके कार्यों का, वो हमारे गुरु थे। उन्होंने अब तक जो भी उनको सम्मान और उपलब्धियां दी गई वो कम है, इससे ज्यादा कि वो हकदार। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूं कि आप अपना विचार रखने की कृपा करें। धन्यवाद मैम। सबसे पहले हम तथागत भगवान बुद्ध को स्मरण करते हुए आज की संगोष्ठी के जिनके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। इस महाविद्यालय के मुखिया हमारे परम आदरणीय प्राचार्य जी, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर श्री बालकेश्वर सर, मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठ गुरुजन एवं इस महासभागार में उपस्थित हमारे वरिष्ठ गुरुजन, सहयोगी, कर्मठ सहयोगी और मीडिया बंधु, कुछ आसपास के वरिष्ठ विद्वतजन आए हुए और प्यारे बच्चों, जैसा कि पूर्व वक्ता ने बाबा साहब के बारे में जिस तरीके से ओजपूर्ण तरीके से, विस्तृत तरीके से, गहन तरीके से आपके सामने विचार रखा, वो विचार वास्तव में बहुत ही अनुकरणीय है। अक्सर बाबा साहब को सिर्फ संविधान निर्माता, समाज सुधारक और दलित उद्धार के रूप में या दलितों के उत्थान और मसीहा के रूप में जाना जाता है। आज मैं इससे थोड़ा अलग हटकर उनके जीवन के जो कम छुआ गया या कम बताया गया या कम दिखाया गया उस पहलू के बारे में बात करना चाहता हूँ आपके सबके साथ। आपको बताना चाहूँगा कि साहब बचपन से ही अर्थशास्त्र विषय के बहुत लगाव था उनका। वास्तव में विद्यार्थी जीवन से उनका अर्थशास्त्र से लगाव था और स्नातक से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई उन्होंने अर्थशास्त्र में की थी। उन्होंने अपनी पीएचडी भी अर्थशास्त्र विषय में किया और वो जब भारत आए तो यहाँ की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को देख करके, वो सामाजिक समस्याओं को देख करके उसको समाप्त करने पर बल दिया, जबकि उनका जितना कार्य था, शुरुआती कार्य था, वो अर्थशास्त्र विषय में था। उनके अर्थशास्त्र के सिद्धांत और शोध बहुत ही उल्लेखनीय। चूंकि मैं अर्थशास्त्र विभाग से संबंधित हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मैं बाबा साहब के इस पहलू पर ज्यादा फोकस करूं, जो बहुत कम बताया जाता है। वास्तव में बाबा साहब जब भारत आए तो उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को और समस्याओं को मिटाने के लिए अपने जी जान से लगे। उन्होंने अपने इस क्षेत्र पर कम समय दिया या कह लीजिए वो छोड़ते चले गए, लेकिन सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में जो भी उनकी बातें कही गई थी वो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई है। जब वो कहते हैं कि महिला उद्यमी होना चाहिए, महिलाओं को भी उद्यम के क्षेत्र में आना चाहिए, दलितों को भी उद्यमता के क्षेत्र में या उद्योग स्थापित करना चाहिए, उनका आर्थिक सशक्तिकरण होना चाहिए, तो ये सामाजिक सुधार के साथ साथ उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी था। वास्तव में उनके द्वारा किए गए जो शोध कार्य थे उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं, चूंकि समय कम है तो पॉइंट वाइज गिनाना चाहूँगा। जैसे उनका भारतीय रुपये के संदर्भ में समस्याओं का अवमूल्यन, रुपये का अवमूल्यन। उन्होंने किताब भी लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। महंगाई और विनिमय दर, भारतीय प्राचीन वाणिज्य, ब्रिटिश कालीन प्रांतीय और वित्त का विकास, लेबर समस्या, श्रमिकों की समस्या, किर्स की समस्या, आर्थिक क्षेत्र के किस पहलू पर उन्होंने शोध नहीं किया, रिसर्च नहीं किया, लेकिन उनके इन कार्यों को बहुत कम हम लोग जान पाए। उनके इन कार्यों को भी हमें जानना जरूरी है, जिस तरीके से हम उनके संविधान निर्माता की योगदान को जानते हैं।
बहुत कम किताबों में उनको आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में पता चलेगा। बहुत कम किताबें लिखी गई हैं। जितना उनके जीवन के उस पहलू पर बताया लिखा गया है, उतना उनके जीवन के इस पहलू यानी आर्थिक पहलू पर किए गए कार्यों को बहुत कम लिखा और बताया गया है। वास्तव में बाबा साहब कहते थे कि भारत का आर्थिक पिछड़ापन का सबसे कारण तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीय भूमि व्यवस्था थी। उस समय स्थितियां ऐसी थी कि कुछ लोगों के पास भूमि बहुत ज़्यादा था और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं था या बहुत कम था। वो कहते थे इसके बंटवारे में देरी हो, और इसके बंटवारे के लिए वो वास्तव में लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ बल देते हैं। वो वैज्ञानिक समाजवाद की तरफ नहीं जाते हैं। उसके दुष्परिणामों को बाबा साहब अच्छी तरीके से जानते थे और यह मानते थे कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक समाजवाद ज़्यादा प्रासंगिक है, इसलिए वो वैज्ञानिक समाजवाद से दूरी रहे। वो राज्य की प्रमुखता पर बल देते थे और लेजस फेयर या हस्तक्षेप की नीति की निंदा करते थे। वो कहते थे कि भारत जैसे देश में एक लोक कल्याणकारी राज्य का होना जरूरी है और उसका हस्तक्षेप भी होना जरूरी है, क्योंकि भारत की परिस्थितियां ही ऐसी हैं जहां हम ओपन मार्केट या खुले मार्केट के आधार पर इकोनॉमी को आगे नहीं ले जा सकते या सबका विकास नहीं कर सकते या विकास का लाभ सबको नहीं दे सकते। इसलिए राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है। बिना राज्य के हस्तक्षेप के हम संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। कोई सिस्टम नहीं, कोई ढांचा नहीं है जो हमें बिना राज्य के हस्तक्षेप के उन संवैधानिक अधिकारों को दिला सके या विकास में सबकी भागीदारी कर। बाबा साहब कहते थे कि जब तक लोगों की आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी संभव ही नहीं। जब तक हमारा आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक राजनीतिक और भागीदारी संभव नहीं होगा। उनका दिया हुआ एक स्टेटमेंट है, भले ही राजनीति के क्षेत्र में हमें समानता मिल गई, हमें एक वोट के आधार पर सबको समान मान लिया गया, लेकिन इसका महत्व तब तक नहीं है जब तक आर्थिक समानता नहीं है। इसका दुष्परिणाम आज भी आप चुनाव में देखते हैं और कहते हैं कि पैसे वाला जीत गया। तो ये कहीं ना कहीं उस समय की समस्या आज भी है और आज का आकलन उन्होंने तब कर लिया। तो इस आधार पर बाबा साहब ने आर्थिक क्षेत्र के हर पहलू को छूने का, बाबा साहब के आर्थिक कार्यों पर एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर सेन थे, नोबेल प्राइज विजेता, उन्होंने कहा कि बाबा साहब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हमारे गुरु थे। इसी से हम समझ सकते हैं उनके कार्यों का कि वो हमारे गुरु थे। उन्होंने अब तक जो भी उनको सम्मान और उपलब्धियां दी गई वो कम है, इससे ज्यादा कि वो हकदार उनके बारे में जो भी आलोचना या कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती हैं, वो वास्तविकता से परे हैं। वास्तव में वो सच्चे राष्ट्रभक्त थे और राष्ट्र की समस्याओं को बहुत गहराई से अध्ययन करते थे और सभी को साथ लेकर चलने की बात करते थे और उनके इन किए गए कार्यों को देश हमेशा याद करता रहेगा। इसी बातों से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सर। भीमराव अंबेडकर का नाम आपने सुना, इतने बड़े व्यक्तित्व जिनके सामने पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाती है। आज हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बोस्टन यूनिवर्सिटी में जाके आप देखिए, विदेशी विश्वविद्यालयों में वहां उनकी मूर्ति लगाई जा रही है। ताली बजाओ एक बार। खड़े हो जाते हैं हमारे शरीर की जब हम देखते हैं इतने बड़े मोटिवेशन की बात। हिंदुस्तान, अपना भारत सदियों से शक्तिशाली राष्ट्र रहा है। You can do it. Success is your destiny. Stand up, never give up. Globalization of free education on YouTube.